हाय दोस्तों। लगभग काफ़ी दिन गैप हो गया मुझे वीडियो बनाने में। फिर आज शुरू कर रहे हैं। कोई बात नहीं। कछुआ बहुत तेज चलता है। कहानी में कछुआ और खरगोश की कहानी है। उसमें कछुआ बहुत तेज चलता है, जिसका परिणाम होता है कि कछुआ थक भी जाता है। खरगोश धीरे धीरे चलता है, लगातार चलता रहता है, जिसका परिणाम होता है कि खरगोश की कछुए की विजय हो जाती है। टेक्निकल कॉलेज के बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा था, उसी पर आज बात करेंगे। ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, BSc हो गया, इन सब में जो है ये टॉपिक उपस्थित है। पढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रिकल मशीन बता रहे थे। इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वालिफिकेशन कर लिए थे। अब क्वालिफिकेशन में पढ़े थे DC मोटर। DC मोटर में भी थोड़ा मोड़ा बताए थे, लेकिन उसी के आगे देखते हैं DC मोटर का पार्ट क्या क्या होता है। या पहले देख लेते हैं DC मोटर कैसे घूमता है, रोटेट कैसे करता है। रोटेट करने की प्रक्रिया को समझने से पहले कुछ फार्मूलों का हम व्याख्या कर देना चाहेंगे। एक फार्मूला होता है N = 120 F/P, जहां N मोटर के घूमने की गति है RPM में, अर्थात राउंड पर मिनट। F जो है हमारे देश में सप्लाई होने वाली फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं तो ऐसे पढ़े होंगे प्रत्यावर्ती धारा में, ऐसे। तो 1 सेकेंड में यह जितना चक्कर पूरा करती है वह उस धारा की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। P पोलों की संख्या है। पोल किसे कहते हैं तो इसके लिए चुंबक पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तभी हम बता देते हैं। चुंबक कैसा भी हो, यह एक सीधा चुंबक है। इसका एक सिरा N होता है तो दूसरा सिरा S होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी इसे धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव, तथा जो सिरा दक्षिण की ओर ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक की और खासियत होती है कि इसके उत्तरी ध्रुव से सदैव चुंबकीय बल रेखाएं निकलती रहती है। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ये सोचने वाली बात है। तो इसके लिए कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक और चुंबक है, जिसका ये सिरा यस कर देते हैं, यस कर देते हैं, और ये सिरा क्या होता है, यन हो जाता है। यदि इस चुंबक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये चुंबक थोड़ा और उधर चलेगा, क्योंकि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब दोनों चुंबक सटे ही नहीं, फिर भी जो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित कर दे रहे हैं, ये कैसे संभव है, सोचने वाली बात है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस चुंबक से और इस चुंबक से कुछ ना कुछ ऐसा दोनों के बीच में ऐसा ऊर्जा है जो एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करने में सहायक होता है। उसी ऊर्जा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, अर्थात चुंबक से निकलने वाली तरंगे। अब तरंग क्या होती है तो तरंग एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है जो माध्यम के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचलन किए बिना ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकती है, स्थानांतरित कर देती है। उसी को कहते हैं तरंग। इसे तरंग भी कह सकते हैं, नहीं तो सरल रेखा में चुंबक है तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं कहते हैं अदृश्य बल रेखाएं होती है, काल्पनिक होती है। तभी तो इस चुंबक को और आगे बढ़ा रहे थे, ये थोड़ा सा और उधर चला जा रहा है, और आगे बढ़ाएंगे तो थोड़ा और उधर खिसकेगा। या एक चुंबक ऊपर और एक दूसरा चुंबक ले लेते हैं नीचे। यदि नीचे वाले चुंबक में हरकत करते हैं, अर्थात इधर उधर गति कराते हैं, तो ये ऊपर वाला चुंबक भी अपने आप इधर उधर गति करने लगता है। सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि
इसके अंदर से कुछ न कुछ ऊर्जा निकलती रहती है जो बाहर वायुमंडल में फैलती रहती है। उसी ऊर्जा को हम चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, इसलिए क्योंकि यह ऊर्जा चुंबक से निकलती है। अब बल रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक दूसरे के ऊपर बल आरोपित करती है। जो भी चुंबकीय पदार्थ होंगे, सभी चुंबकीय पदार्थों पर वह बल आरोपित करती है, जिसके कारण हम इन रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब ये कैसी होती है, इसकी पहले व्याख्या कर लेते हैं, इसके बाद चलेंगे इसके ऊपर। चुंबक है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, इसकी जानकारी हम कैसे करते हैं? सूर्य को देख करके, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, इसके बाद जो है अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाएं। यदि हमारा चेहरा सूर्य की ओर है तो जिधर सूर्य है उगते वक्त वह पूरब है, जिधर हमारा बायां हाथ है वह क्या होगा? उत्तर, जिधर दायां हाथ होगा वह क्या होगा? दक्षिण। और ठीक सूर्य के विपरीत दिशा में क्या होगा? पश्चिम। तो हम यदि पूरब की ओर मुंह करके हाथ को ऐसे फैलाएं तो जो हमारा हाथ, बायां हाथ उत्तर की दिशा को प्रदर्शित करता है, दायां हाथ दक्षिण को प्रदर्शित करता है, और बैक हमारी पीठ पश्चिम को प्रदर्शित करती है। तो दिशा का ज्ञान नहीं, जब दिशा का ज्ञान था तो समुद्र में जाने के बाद एरिया ऐसा आ जाता है, या आकाश में उड़ने के बाद, या किसी ऐसी जगह पर जाए कि आंख पर पट्टी बांध करके आपको लेकर चले जाए, इसके बाद खोल दिया जाए आंख, अंधेरी रात हो, वहां पर पूछा जाए कि बताइए कौन उत्तर है कौन दक्षिण है, शायद नहीं बता पाएंगे। वही प्रक्रिया होती है समुद्रों में, आसमान में उड़ते वक्त, जहाज़ों में। इसका दिशा का ज्ञात कराने के लिए हम कंपास का प्रयोग करते हैं। कंपास भी कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, हल्का सा चुंबक होता है। आज इसको हम एक गोलाकार डिब्बे में पैक कर देते हैं। उसके बीच में एक निडल होता है ऐसे। यह निडल कोई दूसरा नहीं, चुंबक ही होता है, हल्का चुंबक होता है। हल्का होने के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कम होने के कारण आसपास के चुंबक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतना हल्का रखा जाता है। सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो उत्तर की दिशा में ठहरता है उसको दूसरे कलर का करते हैं, जो दक्षिण की दिशा में होता है उसको दूसरे कलर का करते हैं। अर्थात कंपास को दो रंगों से रंग देते हैं। एक हमारा रंग कुछ और हो जाता है, दूसरा कुछ और होता है। एक को हमने क्या किया? रंग दिया। जो रंग दिया वो मान लेते हैं उत्तर को प्रदर्शित कर रहा है, जो नहीं रंगे हैं वो मान लेते हैं किसको प्रदर्शित करता है? दक्षिण को। एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ। अब इसको लेकर के समुद्र में चले जाते हैं, इकट्ठा ये स्थिर होगा, तो जब भी होगा तो ये वाला उत्तर को प्रदर्शित करेगा और ये वाला दक्षिण को। और जब दो दिशा पता चल जाएगी तो हम जो पता कर लेंगे शेष दो दिशाओं को। जैसे चेहरा पूरब की ओर था तो बता दिए कि बायां उत्तर, दायां दक्षिण और पीठ पश्चिम। उसी प्रकार से यदि ये वाला भुजा उत्तर है और ये वाला भुजा दक्षिण है तो इधर पूरब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये कुछ नहीं होता, चुंबक ही होता है, और ये अपने अक्ष पर घूमता रहता है। और घूमने के साथ साथ इस पर कोण के मान लिखे रहते हैं अंश में, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 करके 360 अंश, यानी 0 से लेकर के 360 अंश लिखे होते हैं। वह कुछ और नहीं होता है, चुंबक ही होता है। बात क्लियर? अब यदि हम इस चुंबकीय सुई को यहाँ पर यदि रखते हैं तो ये सदैव इस दिशा में ठहरती है, अर्थात ये वाला साउथ और ये वाला नॉर्थ। यति ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं? दो बिंदु की निशान लगा देते हैं। फिर इस सुई को उठा करके यहाँ रखते हैं, यह सुई कुछ ऐसे ठहरती है, यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। इसी सुई को यहाँ पर लाते हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ठहरती है, यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। इसी सुई को कुछ ऐसे रखते हैं तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं, कुछ ऐसे ठहरती है। इसी सुई को यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं, तो ये सुई कुछ ऐसे ठहरती है। इसी सुई को यदि यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर भी निशान लगा देते हैं और ऐसे ठहरती है। यदि हम इन सुइयों को मिटा दें, इन सुइयों को हटा लें और जो हम निशान लगाए हैं उन निशानों को यदि मिलाते हैं तो देखते हैं कि वह जो है निशान उत्तर से दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात ऐसे जो है बल रेखाएं निकल रही है। इससे ये पता चलता है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं वायुमंडल में बाहर निकलती है।
और वक्राकार रेखा बना। वक्र किसे कहता है? तो वक्र ऐसी रेखा होती है जो किसी वृत्ताकार भाग का पार्ट होती है। जैसे यह वृत्त है, इसको इतना हम मिटा दिए तो इस रेखा कहेंगे वक्राकार रेखा। अर्थात ऐसी रेखा जो आगे चल के वृत्त की रचना करती थी उस रेखा को वक्र कहते हैं। अर्थात चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव पर चली जाती है। इस प्रकार किसी चुंबक से अनंत रेखाएं निकलती है जो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश करती है। सॉरी, लेकिन दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। इसकी कुछ खासियत होती है, वो कक्षा 11 में नहीं 12 में पढ़े होंगे आप लोग। चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सदैव दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है। वायुमंडल में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से वक्र बनाती हुई दक्षिण की ओर आती है, जबकि चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है और यही लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से दूर दूर होती है वहाँ इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, कमजोर होता है। जहाँ पर ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती है वहाँ पर इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो कोई चुंबक है N और S, तो इस चुंबक के चारों ओर कोई ऐसा स्थान होगा जिससे बाहर कोई दूसरा चुंबक रखने पर ये दोनों चुंबक एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। यदि इस चुंबक को उठा करके यहाँ ला दिए तो ये चुंबकीय क्षेत्र खिसक करके अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अर्थात किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को लाने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है? तो जिस बल के द्वारा कोई चुंबक किसी दूसरे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है वह उस चुंबक का चुंबकीय बल कहलाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आशा करता हूं चुंबकीय ध्रुव क्या होता है ये समझ गए होंगे। उसी प्रकार से जब हम मोटर की रचना करते हैं अथवा जनरेटर की रचना करते हैं तो उसमें इस चुंबकीय बल रेखाओं की आवश्यकता होती है और ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक से ही उत्पन्न की जा सकती है। अर्थात कह सकते हैं कि मोटर के अंदर चुंबक बनाते हैं और चुंबक बनाते हैं तो उसमें दो ध्रुव होगा, एक यन होगा एक यस होगा। यन ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेगी, यस की ओर अंदर प्रवेश करेगी। अब समस्या ये उत्पन्न होता है कि चुंबक के अंदर यन और यस कैसे बनेगा? तो ठीक इसके लिए ओस्टेट का प्रयोग देखना पड़ेगा। वैज्ञानिक ओस्टेट ने कुछ प्रैक्टिकल किया था और प्रैक्टिकल के आधार पर बताया कि कौन उत्तर होगा कौन दक्षिण होगा। चुंबकीय सुई की बात समझ में आ गई। वैज्ञानिक ओस्टेट ने क्या किया था कि ऐसे 3 परिपथ बनाए। इन परिपथ का कनेक्शन बैटरी से कर दिए। इसके बाद यहां पर स्विच लगा दिए। इसके बाद इसके पास एक चुंबकीय सुई रखे, चुंबकीय सुई रखे और चुंबकीय सुई ऐसे जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरी हुई थी। परंतु जैसे ही इस स्विच को दबाते हैं, अर्थात इस चित्र में देख लेते हैं, जैसे ही दबाते हैं इस बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित होगी। अर्थात धारा कैसे आएगी? ये बड़ा वाला है तो प्लस है, छोटा वाला क्या है माइनस। इसमें छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला क्या है प्लस। इसमें बड़ा वाला क्या है प्लस और छोटा वाला क्या है माइनस। सेल में पढ़े होंगे सदैव विद्युत धारा का प्रवाह धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। तो यहाँ से इस दिशा में तो नहीं होगा, ऐसे तार से होकर के ऐसे जाएगा। अर्थात क्या होगा? इसमें धारा ऐसे प्रवाहित होने लगी। तो ये चुंबकीय सुई का व्यवहार देखिए, जब ऐसे प्रवाहित होने लगी अर्थात कैसे हो रही है? घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में।
किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ऐसे। तो हुआ क्या कि चुंबकीय सुई जो इस अवस्था में थी अब जो है ऐसी हो जाती है। अर्थात चुंबक का यश सिरा उधर चला जाता है और यन सिरा दूर हट जाता है। गजब कारनामा देखा उन्होंने। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो चुंबकीय सुई सामान्यतः उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी होती है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं अर्थात परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है तुरंत जो है चुंबकीय सुई का यश सिरा उस दिशा में आकर्षित हो जाता है और यन सिरा चुंबकीय सुई से दूर हट जाता है, परिपथ से दूर हट जाता है। अब क्या करते हैं ओस्टेड ने, इस बैटरी के कनेक्शन को बदल देते हैं, अर्थात उलट देते हैं। उलट करके क्या करते हैं, जिधर प्लस है उधर माइनस कर देते हैं, जिधर माइनस है उधर प्लस कर देते हैं, और फिर से स्विच को दबा देते हैं। और जब दबाते हैं तो पहले धारा किस दिशा में था, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात इस दिशा में था। अब जो है प्लस ऐसे प्रवाहित होगा, इस दिशा में प्रवाहित होने लगेगी धारा। अब कैसे प्रवाहित होने लगेगी, क्लॉकवाइज। तुरंत जो है सुई की स्थिति बदल गई, जो चुंबकीय सुई थी उसकी स्थिति बदल गई। चुंबकीय सुई कुछ ऐसे हो गई। अब जो है यन सिरा चुंबक की ओर और यश सिरा चुंबकीय सुई से दूर की ओर। तुरंत चुंबकीय सुई का यन सिरा परिपथ की ओर सट जाता है। इन दोनों फिगरों से आपको कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी अर्थात इस तरह से प्रवाहित हो रही थी, घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में यदि प्रवाहित हो रही थी, तो चुंबकीय सुई का यह सिरा परिपथ की ओर सटा था। इन दोनों परिपथों से यह क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को कि कुछ न कुछ तो अंतर है। जब इसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी तो यह सिरा परिपथ की ओर चला जा रहा था, और जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है तब चुंबकीय सुई का यन सिरा परिपथ की ओर चला जाता है। अर्थात यदि हम इसको वृत्त के रूप में देखें ऐसे, तो इसमें जो है ऐसे बह रही है, अर्थात धारा कुछ इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। यदि इसको देखा जाए तो इसमें करंट की दिशा कुछ ऐसे प्रवाहित हो रही है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, और इसमें घड़ी के चलने की दिशा। यदि हम देखें तो हम इसे यन लिख सकते हैं और इसे हम यस लिख सकते हैं, अर्थात यस का नोक ये है अर्थात घड़ी की दिशा में। और यन को देखा जाए तो यन को थोड़ा सा हम इस तरह से बनाए तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अर्थात जब किसी परिपथ में धारा की दिशा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में होती है तो उस परिपथ में यन ध्रुव का निर्माण होता है, क्योंकि विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो चुंबकीय सुई का यन सिरा परिपथ की ओर आकर्षित हुआ है। इसका मतलब कि इसके द्वारा जो धारा उत्पन्न हो रही है और इस धारा के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसा है, यन की तरह, ताकि यन और यस एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है तो चुंबकीय सुई का यन सिरा परिपथ की ओर जा रहा है, अर्थात चुंबक परिपथ के द्वारा उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र एस ध्रुव हो रहा है। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि यन ध्रुव और यस ध्रुव परिपथ में कैसे बनाते हैं। तो देखे होंगे जब भी किसी मोटर की अथवा जनरेटर की बाइंडिंग की जाती है तो तार ऐसे लपेटा जाता है, ऐसे लपेट करके और कई फेरे लपेट करके
एक क्वाइल बनाया जाता है और उस क्वाइल में ही धारा प्रवाहित की जाती है। अर्थात सदैव मोटर की वाइंडिंग में वृत्ताकार भाग बना करके उसमें धारा प्रवाहित की जाती है और धारा प्रवाह कर करके उसमें यन ध्रुव तथा यस ध्रुव की रचना की जाती है। वही जो है यहाँ पर ये ध्रुव है पी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह बात आपको कन्फर्म समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, एक और बात बताना भूल गए। कोई चुंबक है तो इसका एक सिरा यन होगा तो दूसरा सिरा यस होगा। अब चुंबक को हम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि यह चुंबक का एक टुकड़ा यन ध्रुव हो गया, दूसरा टुकड़ा यस ध्रुव हो गया। तुरंत जो है दोनों टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े की पोलैरिटी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात यदि इसका यन है तो ये यस बन जाता है, और इसका यदि यस है ये क्या बन जाएगा, यन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। अब यस यस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यही कारण है कि एक चुंबक है उसको आप ऐसे तोड़ेंगे और फिर से उसी तरह से जोड़ेंगे, वह जुड़ेगा नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। दोनों की पोलैरिटी एक साथ नहीं चेंज होती, किसी एक की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब यदि ऐसे तोड़ रहे हैं तो इसको यदि ऐसे घुमा देते हैं, अब जोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। सॉरी, लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, ऑन ऑफ होने लगी। तो दोनों चुंबक में से किसी एक चुंबक की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। अब यदि ऐसे चुंबक है, ये ढक्कन के इस खोखटने वाले को ध्यान कीजिए, ऐसे चुंबक है यदि ऐसे तोड़ करके फिर ऐसे ही सटाते हैं तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जुड़ेगा नहीं। अब यदि हम इसी को ऐसे घुमा देते हैं, अब यदि सटाएंगे तो सटेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेगा। अर्थात टूटने के बाद पोलैरिटी चेंज हो जाती है। बात क्लियर? तो यहाँ पर मोटर की गति है और ये पोलों की संख्या है। किसी भी पोल के अंदर कम से कम 2 ध्रुव होंगे, अर्थात मोटर के निर्माण में ध्रुवों की संख्या कम से कम 2 हो सकती है, अधिक से अधिक जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। हमारे देश में आवृत्ति 50 हर्ट्ज की चलती है, अन्य विकसित देशों में 60 हर्ट्ज 70 हर्ट्ज की चलती है। उपकरण की सहायता से, इक्विपमेंट की सहायता से हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर लेते हैं। अपने देश में आवश्यकता अनुसार कुछ ऐसे उपकरण है जिसको अधिक फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है, तो फ्रीक्वेंसी की चेंजर की सहायता से हम इसे क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेकिन अब देखते हैं मोटर में गति किस प्रकार से होती है। कम से कम 2 पोल चाहिए, 2 से तो कम पोल होगा नहीं, क्योंकि एक यन होगा तो दूसरा क्या होगा, यस होगा। तब यदि P इजकल टू 2 तथा F इजकल टू 50 माने तो मोटर की गति क्या हो जाएगी, N इजकल टू 120 गुणते 50 बटे में 2, 2 से कटा दी थी क्या हो गया 60, 5 छक्के 30 और 2 ठो, अर्थात 3000 RPM राउंड पर मिनट। जिस मोटर अथवा जनरेटर के अंदर पोलों की संख्या 2 होगी उसकी गति 3000 RPM होगी, अर्थात 1 मिनट में 3000 चक्कर घूमेगा। यदि P बराबर ले लेते हैं हम क्या 4, यह बराबर उतना ही है, तब क्या हो जाएगा N इजकल टू 120 गुणते 50 बटे में 4, 4 से कटा देते हैं, 4 तिहाई 5 में 1500 RP। उसी प्रकार से यदि हम P बराबर 6 लेते हैं तो N बराबर 120 गुणते 50 बटे में 6, 6 से कटा 6 दूना 5 दूना 10, 1000 RPM राउंड पर मिनट। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे पोलों की संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे गति घट रही है, अर्थात मोटर की गति पोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। आशा करता हूं आपको
ये फार्मूला समझ में आ रहा होगा और कंफर्म हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि इस फार्मूले का उपयोग मोटर के डिजाइन में, मोटर की संरचना में कितना इम्पोर्टेंट है। अब कुछ अन्य नियम देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ पर पड़ने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पृष्ठ पर पड़ने वाली बल रेखाओं की संख्या का गुणनफल फ्लक्स कहलाता है। कल्पना कीजिए, यदि उधर से प्रकाश आ रही है तो प्रकाश की बहुत सारी किरणें आ रही है जो हमारे ऊपर पड़ रही है और हमें भेद नहीं पा रही है, तो हमारी परछाई इसके पीछे बनता है। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पर पड़ने वाले प्रकाश किरणों की संख्या का गुणनफल प्रकाशिक फ्लक्स कहलाता है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पर पड़ने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का संख्या का गुणनफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल और इस पर पड़ने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का गुणनफल वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, प्रकाशिक फ्लक्स समझ में आ रहा होगा। फ्लक्स को सदैव फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है बी इंटू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा कब होता है इसका भी हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, पहले देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। बल रेखाओं की संख्या जितना अधिक होगी क्षेत्र की प्रबलता उतना ही अधिक होगी। बल रेखाओं की संख्या जितना कम होगी तो क्षेत्र की प्रबलता उतना ही कम होगी। इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए। चुंबकीय फ्लक्स है तो इसको फाई बी लिख देते हैं। यदि यही वैद्युत फ्लक्स होता तो इसको फाई ई फॉर लिख देते हैं। फाई ई बराबर ई फॉर इलेक्ट्रिकल, तो फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। फ्लेमिंग ने दो नियम बताए थे, एक बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की शेष दो उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। यदि मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। उसी प्रकार से दाएं हाथ के नियम में भी बताया कि यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। इसमें बताया कि यदि मध्यमा गति की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तर्जनी धारा की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तब अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दोनों में अंतर क्या है? इसमें भी है यदि हम अंगूठे और अपने पास की दो उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं, इसमें भी है अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। ये तर्जनी दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, मध्यमा दोनों में चालक में गति की धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो अंगूठा बाएं हाथ में चालक पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जबकि दाएं हाथ में चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अंतर केवल अंगूठे में है, बाएं हाथ में बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, दाएं हाथ में चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। आशा करता हूं कि मेरी यह बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद एक थे फैराडे। फैराडे ने बताया था कि यदि किसी बंद परिपथ मतलब ऐसा परिपथ जिसका एक सिरे पर प्लस जुड़ा हो और दूसरे सिरे पर माइनस जुड़ा हो,
और यह जो है क्लोज लूप बना देता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर तोड़ दे, ये खुला परिपथ हो गया, यह जुड़ा रहना चाहिए, तब क्या होगा, बंद परिपथ। यदि किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, अब फ्लक्स में परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो फाई बराबर क्या होगा, बी इंटू ए। फ्लक्स में परिवर्तन केवल दो प्रकार से हो सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन करके और क्षेत्रफल में परिवर्तन करके और थीटा में परिवर्तन करके। अब क्षेत्र में परिवर्तन कैसे हो सकता है, तो क्षेत्र में परिवर्तन जो है धारा के द्वारा निर्भर करता है। पढ़े होंगे F बराबर आई बी एल साइन थीटा, बी बराबर निकाल देते हैं, तो बी बराबर F बटे में आई एल साइन थीटा। F क्या है, लॉरेंज बल है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो जब कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कण पर लगने वाला बल लॉरेंज बल कहलाता है। लॉरेंज बल के लिए फार्मूला है, तो इस फार्मूले की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता निकालते हैं। तो F के बटे में आ रहा है आई एल, यल क्या है, चालक तार की लंबाई है। देखते हैं क्या कि धारा का मान जितना बढ़ाएंगे, सॉरी ये तो काम ही नहीं करा इसके ऊपर, डायरेक्ट देखिए, धारा की दिशा को जितना बढ़ाएंगे क्षेत्र की प्रबलता उतना बढ़ेगी, क्योंकि बायो-सेवार्ट ने बताया था कि किसी परिपथ में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 बटे में 4 पाई आई डेल्टा यल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। किसी तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता तार में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, तार से ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात परिपथ में धारा का परिमाण जितना ही अधिक होगा क्षेत्र की प्रबलता उतना ही अधिक होगी, धारा का मान जितना ही कम होगा क्षेत्र की प्रबलता उतना ही कम होगी। तो फैराडे ने बताया था कि किसी परिपथ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन किया है। फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो सकता है, क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित करके, कुंडली के क्षेत्रफल को परिवर्तित करके और कुंडली से बनने वाले थीटा को परिवर्तित करके। इस प्रकार से तीन विधियां हैं जिसके द्वारा हम फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। तो फैराडे ने बताया कि यदि हम किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, अर्थात ऐसा बल जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए प्रेरित करने लगता है, जिसके कारण उस परिपथ में धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी के विपरीत यदि हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तभी भी उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चाहे कुंडली को घुमा करके कीजिए या धारा को परिवर्तित करके कीजिए। यदि कोई कुंडली है, इधर से चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है, ऐसे किए हैं तो अधिक संख्या में चुंबकीय बल रेखाएं पड़ेगी इसके ऊपर। यदि इसको घुमा रहे हैं तो धीरे धीरे बल रेखाओं की संख्या घटेगी 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 घटेगी, घटते घटते इस पर जो है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इसकी अपेक्षा कम हो जाएगी। इस प्रकार से कुंडली को घुमा करके भी हम चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं। तो फैराडे ने बताया यदि हम किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन करते हैं तो उस परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो सदैव उस परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण की उत्पन्न। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। कल से हम मोटर की संरचना पढ़ेंगे। मोटर की संरचना से पहले मोटर कैसे घूमता है इस बात का अध्ययन करेंगे, किस दिशा में घूमता है इस बात का अध्ययन करते हैं, उसके घूमने की दिशा को हम कैसे परिवर्तित कर लेते हैं इस बात का अध्ययन करेंगे। और पहले वीडियो में बताए थे कि मोटर और जनरेटर दोनों की संरचना समान होती है, केवल दी जाने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है कि मोटर है कि जनरेटर है। अगले वीडियो में हम मोटर कैसे घूमता है, जनरेटर क्यों घूमता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।